अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस है और इसमें हम स्पेशली देखेंगे फेरोसीन की एग्जांपल को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। हम सबको पता है कि कम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनमें मेटल होता है और मेटल के साथ नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं। मेटल होता है और मेटल के साथ नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स। अब मेरी बात सुनो, इनको साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस क्यों बोला? क्योंकि ये ऐसे कम्प्लेक्स हैं जिनमें जो लिगेंड अटैच है वो कोई साइक्लिक 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसके अंदर पाई बॉन्ड्स मौजूद हों। अब समझ में आया कि क्या है कि 5 मेंबर्ड रिंग, मैं एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ कि मेटल है और मेटल के साथ कोई ऐसा लिगेंड अटैच है जो 5 मेंबर्ड है। इस तरह से 5 मेंबर्ड है और साइक्लिक है, यानी कि रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है और उसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो ऐसे लिगेंड वाले कम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं। अब चूंकि कम्प्लेक्स ऑब्वियसली तो एक लिगेंड तो अटैच नहीं होगा, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच हैं, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेती कि हमारे पास 2 लिगेंड्स अटैच हैं। 2 लिगेंड, ये भी क्या है, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके अंदर भी पाई बॉन्ड मौजूद है। अब दोबारा से समझो कि हमारे पास कम्प्लेक्सेस क्या थे जिनमें नंबर ऑफ लिगेंड्स मेटल के साथ अटैच है, और साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस के हैं वो कम्प्लेक्सेस हैं जिनमें जो लिगेंड अटैच है वो कोई साइक्लिक रिंग है जिसमें 5 मेंबर्ड है, जिसमें जैसे अब यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये कोई लिगेंड, कोई यहाँ पे रिंग है जिसमें 5 मेंबर्स हैं और साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि कम्प्लेक्स क्या होते हैं जिनमें मेटल के साथ नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं, और साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनमें मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच हैं वो कोई साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई बॉन्ड कंटेनिंग रिंग हो। अब जैसे ये देखो, इसमें सारी प्रॉपर्टीज पाई जानी है। इसमें कितने मेंबर है, 5 मेंबर्ड है, ये साइकिल या रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है और इसमें पाई बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। तो ये वाला जो कम्प्लेक्स है, और लिगेंड हमारे पास एक से ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको कम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये वाला जो कम्प्लेक्स है इसको हम बोल सकते हैं साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस। अब मेरी बात सुनो, जो साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस की, टाइप्स ऑफ साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस। अब अगर मैं इनकी टाइप्स की बात करूं, अच्छा सबसे पहले एक और चीज़ भी मैं एक्सप्लेन करती चली जाऊँ। यहाँ पे ज़रा देखो, ये जो मेटल है, मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच है इसका नाम क्या है? कुछ जहन में आ रहा आपके? यहाँ पे ये साइक्लिक है, इसका नाम साइक्लो से शुरू होगा, इसमें टोटल 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटा, और इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो पेंटाडाइन। तो हमारे पास जो लिगेंड अटैच है यहाँ पे क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन या डाइनाइल। और यहाँ पे इसको साइक्लोपेंटाडाइनाइल एज ए लिगेंड यहाँ पे काम कर रहे हो। साइक्लोपेंटाडाइनाइल को एक और नाम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हो सीपी। साइक्लोपेंटाडाइनाइल को यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करूँगी सीपी, ठीक है, कि हमारे पास ये मेटल है और इस मेटल के साथ 2 सीपी रिंग्स अटैच्ड हैं, और ये हमारे पास साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्स की एग्जांपल है। समझ में आ गया? और फिर अभी मैं आपको टाइप्स एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस दरअसल होते कितनी तरह के। तो याद रखो, ये 2 तरह के साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बिस साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस, बिस, या फिर इन्हीं बिस साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस का दूसरा नाम है हमारे पास कि बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस। बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल का क्या मतलब है कि इसमें 2 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग मौजूद हैं। यहाँ पे एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल, यहाँ पे दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनाइल, 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो इसीलिए इस कम्प्लेक्स को बोल सकते हैं बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस। बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस, ये हमारे पास पहली टाइप के साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस हैं। समझ में आ गया? अब इसकी जो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस है, इनकी एक बड़ी मज़े की प्रॉपर्टी है, ये बहुत स्टेबल होते हैं। वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे। ये बहुत स्टेबल इस वजह से है कि इनके ज्योमेट्री में आपको सिमेट्री दिखेगी। सिमेट्री कैसे? देखो, ये मेटल मौजूद है और ये जो दोनों रिंग्स हैं इनके स्ट्रक्चर में देखा गया दोनों सेंट्रल मेटल एटम से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती हैं। अब चूंकि ये दोनों रिंग सेंट्रल मेटल एटम से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इसीलिए अब यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, दोनों साइड पर आपको सेम तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब चूंकि इसमें सिमेट्री है तो हम बोलते हैं ये बहुत स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का पहली वजह समझ में कि इसमें सिमेट्री पाई जाती है। सो बिस साइक्लोपेंटाडाइन कम्प्लेक्स की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है
किस तरह से देखो कि यहाँ पे 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है, तो हम इसको बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स बोलेंगे। और एक दूसरी टाइप भी है इन साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस की। एक तो वो आपको समझ में है जिसमें सिमेट्री है, और एक वो है जिसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती। वो है हमारे पास बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस। अच्छा, ये मैं आपको ज़रा समझाती हूँ। अब ये जो बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस है ना, इनके नाम से आपको पता लग गया होगा कि इनकी ज्योमेट्री बेंट होती है। यहाँ पे सिमेट्री थी क्योंकि सिर्फ 2 रिंग्स पाए जा रहे थे, पर इसकी ज्योमेट्री बेंट होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसके साथ लिगेंड जितने भी अटैच्ड होते हैं, उन अटैच्ड लिगेंड्स का सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, वो होता है सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की नीड को पूरा करने का। अब अगर तो ये 2 रिंग्स काफ़ी हैं सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की नीड को पूरा करने के लिए, तो सिर्फ 2 ही रिंग्स अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम से, और हमारे पास ये बिस साइक्लोपेंटाडाइन कम्प्लेक्स होगा। पर अगर कोई मेटल ऐसा है जिसके इलेक्ट्रॉन्स की नीड नहीं पूरा कर पा रहे, सिर्फ 2 रिंग, तो बताओ अब मेटल क्या करेगा? ऑब्वियसली मेटल किसी नई रिंग को अपने साथ अटैच कर लेगा, और जब ज़्यादा रिंग्स अटैच हो जाएंगे, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती कि कोई मेटल है, इसके साथ पहले क्या है, 2 रिंग्स आके अटैच हो गए हैं, 2 रिंग्स आके अटैच हो गए हैं, लेकिन 2 रिंग्स अटैच होने के बाद भी सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की नीड पूरी नहीं हुई। तो अब ये सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, मजीद रिंग्स को अटैच करता चला जाएगा, और जब मजीद रिंग अटैच होगी तो अब क्या होगा कि बहुत से रिंग्स आ गए हैं, लिगेंड रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, और एज ए रिजल्ट इसकी ज्योमेट्री मजीद सिमेट्रिकल नहीं रहेगी, बेंट बन जाएगी। समझ में आया कि हमारे पास ये कौन से कम्प्लेक्सेस हैं, बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस। और ये कौन से मेटल एटम बनाते हैं, वो मेटल एटम जिनमें सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन की नीड ये 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स नहीं पूरा कर सकते, और उनके इलेक्ट्रॉन की नीड को पूरा करने के लिए आपको मजीद रिंग्स अटैच करना पड़ते हैं, और एज ए रिजल्ट लिगेंड रिपल्शन होती है, और ज्योमेट्री मजीद सिमेट्रिकल नहीं रहती, बेंट बन जाती है। ऐसे कम्प्लेक्सेस को हम बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैंने जनरल मेटल ली थी, अब मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसी एग्जांपल दूंगी कि ये जो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस की प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दूंगी जो प्रेजेंट है, नेचर में एग्जिस्ट करती है, और इसी तरह से मैं आपको बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस के एक एग्जांपल बताऊंगी। अब बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास फेरोसिन है। फेरोसिन यानी कि सेंट्रल मेटल एटम, अब इनको ना मेटालोसिन भी बोलते हैं। ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस हैं इनको मेटालोसिन भी बोलते हैं। मेटालोसिन बोलने की वजह ये कि ये इनकी मेटालोसिन में बताती ज़रा, यहाँ पे जो सीन है ना, सीन बताता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन लाइक हैं, और मेटालोसिन के सेंटर में इनके मेटल मौजूद होते हैं, तभी इनको बोलते हैं मेटालोसिन। प्रॉपर्टीज़ इनकी बेंजीन की तरह के सेंटर में इनके मेटल प्रेजेंट है, इसलिए इनको मेटालोसिन बोलते हैं। और मैंने अभी जो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स की एग्जांपल बताई, आप समझ गए होंगे वो क्या थी, फेरोसिन। यानी कि यहाँ पे जो मेटालोसिन नहीं बोला मैंने, फेरोसिन बोला है, तो आप समझ गए कि इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके भी एंड पे चूँकि फेरोसिन बोला है, फेरोसिन, तो आप समझ गए होंगे कि इसके भी एंड पे चूँकि सीन आ रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बेंजीन लाइक हैं। और फेरो का मतलब यह है कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन है, फेरस यानी आयरन। तो इसका ज़रा स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं कि Fe है, और यहाँ पे इस तरह से 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स अटैच हैं, उनकी पाई बॉन्ड चूँकि रेजोनेट करते रहते, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ सर्कल की फॉर्म में शो करी। ये भी 5 मेंबर्ड रिंग, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड, ये एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड, ये दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड, और ओवरऑल इसको आप क्या बोलोगे, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम आयरन है और इसकी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन लाइक है, इसलिए आप इसको बोल रहे हैं फेरोसिन। याद रखो, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा कॉमन साइक्लिक पेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स है। और इसके स्टेबल होने की, इसके सबसे फेमस होने की क्या वजह है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। इसके पूरे स्ट्रक्चर को खोल के हर एक फैक्टर बताऊँगी आपको, MOT से भी एक्सप्लेन करके देखेंगे, और फिर मैं शुरू में आपको समझाऊँगी और एंड पे आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो ये थी बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स की एग्जाम्पल। और अब अगर आपको पेपर में लिखना ऑब्वियसली तो आपको बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स की भी एक एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। तो बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स की एग्जाम्पल है हमारे पास कोई जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जिरकोनियम है, और यहाँ पे इस तरह से 2 रिंग्स लगे होते हैं
अब देख रहे हैं यहाँ पे इसका क्या है, इसमें सिमेट्री पाई जा रही है, यानी कि ये सेंटर में आयरन प्रेजेंट है, ये इसके ऊपर एक रिंग लगा हुआ और ये इसके नीचे ऐसे रिंग लगे होते हैं। आप समझ लो इसको ना सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। फेरोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में फेमस है कि इसका सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैंडविच लाइक इस तरह से कि एक रिंग और ये दूसरा रिंग, इस तरह से दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। आप समझ रहे ना कि जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे ब्रेड के स्लाइसेस हैं कि एक ब्रेड का स्लाइस ऊपर ऐसे और उसके नीचे दरमियान में कुछ भी मटेरियल है और उसके नीचे फिर एक और हमारे पास ब्रेड का स्लाइस है, और जो दोनों स्लाइसेस हैं ब्रेड के वो आपस में बिल्कुल पैरेलल प्रेजेंट है। तो हम बोलते हैं कि फेरोसिन का स्ट्रक्चर क्या है, सैंडविच स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे जो दो रिंग्स हैं हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग वो आपस में पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं सैंडविच स्ट्रक्चर वाला कम्प्लेक्स। और अगर हम बेंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जिरकोनियम होता, इसके साथ इस तरह से दो रिंग्स अटैच होते हैं, ये भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स होते हैं। इसको भी मैं रेजोनेट करे पाई बॉन्ड, तो मैं इसको सर्कल की फॉर्म में शो करी यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे दो मजीद लिगेंड्स अटैच होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं दो ब्रोमीन अटैच करी, पर आप देख रहे हैं इसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं है, बेंड है, तो ये हमारे पास बेंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स है। और आज हमारा जो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है फेरोसिन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फेरोसिन सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, फेरोसिन सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इसको स्टेबल बनाते हैं, इसकी एमओटी कैसे ड्रा की जा सकती है, और फिर एंड पे आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलें अभी हम पढ़ते हैं फेरोसिन। अब जो फेरोसिन है, फेरोसिन का जनरल फार्मूला होता है FeCp ट्वाइस, और इसमें Cp का मतलब है साइक्लोपेंटाडाइन और ट्वाइस का मतलब है दो। अब चूंकि इसके स्ट्रक्चर में दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स लगे होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं FeCp ट्वाइस। और अगर हम बात करें वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस फेरोसिन को सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं, तो उनमें पहला फैक्टर आता है इसकी सिमेट्री। मतलब जो दो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स हैं दोनों इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम आयरन। चूंकि दोनों रिंग सेंट्रल मेटल एटम आयरन से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो इसीलिए हम इसको बोलते, ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में सिमेट्री पाई जाती है, यानी आप इसको यहाँ से काटें यहाँ से आपको सेम पार्ट्स दोनों साइड पे देखने को मिलेंगे। अब चूँकि इसकी ज्योमेट्री में सिमेट्री पाई जाती है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए कॉमनली पाया जाता है। और हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। यानी मैंने पहले इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ इट्स ज्योमेट्री, और अभी मैं इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इस सेंट्रल मेटल एटम आयरन के टर्म में। ये सेंट्रल मेटल एटम आयरन कैसे स्टेबल बनाता है इस फेरोसिन को। हालांकि यहाँ पे आयरन के अलावा कोई दूसरा मेटल भी हो सकता था पर नहीं है, आयरन ही क्यों है सेंट्रल मेटल एटम फेरोसिन में, और आयरन किस तरह से स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है इस फेरोसिन को, ज़रा देखते हैं। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, हमें पता है आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, और जो आयरन है आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गोन 18 4s2 3d6। यानी कि अगर मैं इस आयरन की बात करूं तो इस आयरन के वैलेंस शेल में हमारे पास आर्गोन 18 के अलावा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 8। यानी इसके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं उनमें आर्गोन के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 8। आयरन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आयरन की बात है। अब ज़रा इस साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड को मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ज़रा देखो। ये हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड है। साइक्लोपेंटाडाइन ऑब्वियसली हमें पता है इसमें 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके बारे में एक और बात आपको बतानी जरूरी, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके पास एक लोन पेयर भी होता है, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड नहीं होते, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे जो कितने कार्बन एटम है इसमें, 1 2 3 4 5, और ये जो 5 इसमें 5 कार्बन एटम है, और ये जो 5 कार्बन एटम है यहाँ पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया होता। यहाँ पे एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए होते, ये 3 सिग्मा बॉन्ड की बात कर रही हूँ, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, 2 साथ वाले कार्बन एटम के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। अब चूँकि यहाँ पे कार्बन ने टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो यहाँ पे कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज होगा कार्बन एटम। नॉर्मली अब मेरी बात सुनो, कार्बन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना सकता कार्बन, यानी कि कार्बन जनरली sp3 हाइब्रिडाइज होता, पर यहाँ पे इस केस में कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 2 साइड वाले कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। यहाँ कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ, इसलिए यहाँ पर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 नहीं है बल्कि sp2 है।
यहाँ पे आप समझ रहे हो मेरी बात कि यहाँ पे कोई एक ऐसा कार्बन एटम का कोई ऐसा p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाली थी, यानी कि तीनों के तीनों p ऑर्बिटल ने, px ने, py ने, pz ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेना था। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती तो, जो जनरली होती है कार्बन की, और यहाँ इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, चूँकि 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, यानी कि कोई से 2 p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है और कोई एक p ऑर्बिटल ऐसा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब सपोज कर लेते हैं इस केस में जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो हमारे पास pz है, तो ये pz ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। और यहाँ पे दोबारा मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पे एक कार्बन एटम के पास यहाँ पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है, यहाँ भी एक दूसरा कार्बन एटम है, इसके पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो pz ऑर्बिटल है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैंने सपोज किया है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो pz है। वैसे कोई भी p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड हो सकता है, मतलब अगर हम ये कंसिडर करें कि px और py ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है तो फिर हम साथ ये भी सपोज करें कि हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो pz है। यहाँ पे एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, यहाँ दूसरे कार्बन के पास एक और अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल। अब टोटल यहाँ पे 5 कार्बन एटम है, तो बताओ कितने अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होंगे? 5 अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होंगे एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल के केस में। और अगर हम बात करें अब और एक और चीज़ अब ऐड करो इसमें, यहाँ पे एक pz ऑर्बिटल है, यहाँ पे दूसरा pz ऑर्बिटल है, तीसरा pz ऑर्बिटल है, चौथा pz ऑर्बिटल है, ये पांचवा pz ऑर्बिटल है। 5 pz ऑर्बिटल हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। और यहाँ पर देखा गया कि जो हर अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल के पास यहाँ पर कार्बन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है, यानी यहाँ पर एक pz ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस pz ऑर्बिटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस pz ऑर्बिटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास, यानी टोटल 5 कार्बन एटम, 5 अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल और 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो अब साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, उन्हीं अपने 5 अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके उन्हीं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके 5 बॉन्ड बनाती है सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ फेरोसीन में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग जो लिगेंड है वो आयरन के साथ कितने बॉन्ड्स के जरिए अटैच्ड है, तो फ़ौरन से बता सकते हैं कि यहाँ पे जो हर कार्बन एटम है वो एक बॉन्ड बनाता है आयरन के साथ अपने एक अनहाइब्रिडाइज्ड एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले pz ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके, नहीं। और यहाँ पे जो टोटल 5 कार्बन एटम वो 5 बॉन्ड बनाए होते हैं सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ। और यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे जो एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड रिंग है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड रिंग 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें? यहाँ पे 5। और दरअसल यहाँ पे ये मैं एक बॉन्ड से शो करी, यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं होता इस तरह के, ये पांचों कार्बन एटम इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि दोनों रिंग्स जो रिंग है वो पैरेलल प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर जो जैसे ब्रेड के स्लाइस होते हैं पैरेलल, वैसे पैरेलल प्रेजेंट होती है। तो जो पांचों कार्बन एटम है वो इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ, और पांचों कार्बन सेम टाइप का, सेम लेंथ वाला, सेम स्ट्रेंथ का बॉन्ड बनाते इस सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ। ये एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड की बात थी। और आप सबको पता है कि यहाँ फेरोसीन में एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड रिंग नहीं होती, 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल फेरोसीन है ये। तो यहाँ पे 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड रिंग्स होती है, यहाँ पे मैं दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड रिंग बना रही इस तरह से। तो ये हमारे पास दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है। अगर ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, अपने 5 कार्बन एटम को यूज़ करके, 5 अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल को यूज़ करके 5 बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ, तो ये वाला साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड भी अपने 5 कार्बन एटम को यूज़ करके, अपने 5 अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके, अपने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करके सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा होगा? ऑब्वियसली 5 बॉन्ड बना रहा होगा। सो हमारे पास ये वाला लिगेंड भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये वाला लिगेंड भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और हम लोग अभी आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ के क्या सीख गए कि आयरन के पास आर्गोन 18 के अलावा अपने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आर्गोन 18 को निकाल दो, बहुत इनर शेल्स में होते हैं। आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 5 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, 5 इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड ने डोनेट किए, तो टोटल बताओ अब आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए फेरोसीन के अंदर? ऑब्वियसली 18। और हमें पता है जिस मेटल के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फुलफिल करती हो, उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी
होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपको एक दूसरी वजह समझ आई कि एक तो ये वजह थी कि इसकी ज्योमेट्री में सिमेट्री है इसलिए स्टेबल हो। दूसरी वजह है कि यहाँ पे आयरन के पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल फुलफिलमेंट है, आयरन अपने 18 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हुए इसलिए यहाँ आयरन स्टेबल है। ये आयरन बिल्कुल इनर्ट एक्ट करता है जब ये फेरोसिन के अंदर मौजूद होता है। समझ में आ गया? अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ये फेरोसिन था, मैं आपको थोड़ी आयरन की ना वैल्यू बताने के लिए मैं आपको एक और मेटालोसिन कम्प्लेक्स दिखाती हूँ जिसका नाम है कोबाल्टोसिन, जिसका नाम है कोबाल्टोसिन। कोबाल्टोसिन। अब ज़रा इस कोबाल्टो यहाँ पे जब ये था फेरोसिन, जब ये फेरोसिन था तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन था? ऑब्वियसली आयरन, और अब जब ये कोबाल्टोसिन है तो अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? समझ गए हो आप? ऑब्वियसली कोबाल्ट। तो मैं ज़रा इसको यहाँ पे सिंपल क्या कर रही हूँ, आयरन को कोबाल्ट से रिप्लेस कर रही हूँ। यहाँ पे कोबाल्ट है, सी मेरा बड़ी पट्टिका है, सी बड़ी पट्टिका और ये वो छोटा, सो कोबाल्ट है। और यहाँ पे एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग और यहाँ पे दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड रिंग। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कोबाल्टोसिन। अब ज़रा मैं आपसे पूछती हूँ कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रा निकालो। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27। तो कोबाल्ट के पास आर्गोनेटिन के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो 18 निकाल दो 27 में से, तो पीछे कितने बचे? 9। तो कोबाल्ट के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी? 5 इलेक्ट्रॉन। ये वाली साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं लिखती कोबाल्ट के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन? 9। और यहाँ पे जो ईच सीपी ने कितने डोनेट किए? ईच सीपी ने डोनेट किए, या मैं कहती हूँ 1 सीपी ने डोनेट किए 5 इलेक्ट्रॉन और 1 सीपी ने डोनेट, क्योंकि यहाँ पे 2 सीपी है ना, तो एक सीपी ने डोनेट किए 5 इलेक्ट्रॉन, एक और सीपी ने भी डोनेट किए 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 19 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा आपसे सवाल है, बताओ ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फुलफिल करता है ना? तो ये वजह है जो कोबाल्टोसिन है वो कभी भी स्टेबल नहीं है जैसा कि फेरोसिन स्टेबल है। हालांकि यहाँ भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड मौजूद है पर यहाँ पे मेटल आयरन नहीं है, यहाँ मेटल कोबाल्ट है, 19 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल अनस्टेबल है। जो ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा इसको अपने इलेक्ट्रॉन देने का मौका मिले फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन देकर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो हम ये बोलते हैं कि जो ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है तो ये रिएक्टिव एक्ट करता है, जब ये रिएक्टिव एक्ट करता है तो ऑब्वियसली अनस्टेबल है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है सिर्फ फेरोसिन को हासिल है, किसी कोबाल्टोसिन को, किसी और मेटालोसिन को हासिल नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब ज्योमेट्री के टर्म में स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होगी कि ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है इसलिए स्टेबल है। फिर मेटल के टर्म में स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होगी कि मेटल जब फेरोसिन के अंदर मौजूद है आयरन तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फुलफिल करते हैं इसलिए वो स्टेबल है। और अब तीसरा फैक्टर आता है एरोमेटिसिटी, लिगेंड के टर्म में एक्सप्लेन करेगा स्टेबिलिटी को। अब अगर आप देखें साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड को, ये कोई आम लिगेंड नहीं है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्या मैंने बताया? साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड में क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ, और ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे इस तरह से रेजोनेट करता रहता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला जो लोन पेयर है खुद से पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेके पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेगा। समझ में आ रही है आपको? तो मतलब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। सो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेते वो सारे इंक्लूड होंगे पाई इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के। सो अगर कोई पूछे कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये एरोमेटिक बनाते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड। वो कैसे? हकल रूल के मुताबिक। एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करता है हमारा वन एंड ओनली हकल रूल। हकल रूल कहता है जिसके पास भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, जिसके पास भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हों वो स्टेबल होता है। और यहाँ पे देखा गया इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड के पास, अगर अब n बताता है नंबर ऑफ लोन पेयर, सो यहाँ पे n क्या है? 1। यहाँ पे मैं पुट करती n = 1
तो मेरे पास ये बन जाएगा 4 1 + 2 और आंसर क्या आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास क्या है, हकल रूल बताता है एरोमेटिसिटी को। हकल रूल कहता है जिसके पास भी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो वो स्टेबल है। और साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड फुलफिल कर रहा है इस हकल रूल को, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये स्टेबल है। और मैंने शुरू में आपको जब फेरोसिन का बताया था तो मैंने बोला था फेरोसिन में जो सीन है, एंडिंग सीन है, वो बताता है कि इसमें बेंजीन लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि बेंजीन लाइक क्यों है। बेंजीन में भी एरोमेटिक है, बेंजीन हकल रूल को फॉलो करता है। और ये देखा गया कि जो फेरोसिन में लिगेंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन वो भी हकल रूल को फॉलो करता है। ठीक है, उसमें जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या बताना चाह रही कि वो भी एरोमेटिक है क्योंकि वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, जैसे बेंजीन रिंग एरोमेटिक था। तो चूँकि अब एरोमेटिसिटी दोनों एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई है जो बेंजीन के अंदर भी है और फेरोसिन के अंदर भी है, तो इसीलिए हम बोलते हैं फेरोसिन को फेरोसिन के। फेरोसिन इज़ अ कंपाउंड जिसमें प्रॉपर्टीज सीन हैं, यानी कि बेंजीन लाइक है। समझ में आ गया आपको। अब हकल रूल ने इसकी एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करा। अब चूँकि अगर आपसे कोई पूछे कि फेरोसिन क्यों स्टेबल है तो बता सकते हैं। पहला तो ये कि इसमें सिमेट्री पाई जाती, दूसरा ये जो आयरन है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फुलफिल करता, और तीसरा है कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है उसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करे, वो हकल रूल को फॉलो करे, इसीलिए। और हमें पता है जो एरोमेटिक चीज़ें हैं वो स्टेबल होती हैं, इसीलिए फेरोसिन ज़्यादा स्टेबल है। और एक और वजह भी हो सकती है रेजोनेंस। तो अगर आप देखो ना तो यहाँ पे जो रेजोनेंस पाई जा रही है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इसके कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हैं कि डबल बॉन्ड रेजोनेट करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, रेजोनेंस भी पाई जा रही है, तो इस वजह से भी ये स्टेबल है। और इसकी स्टेबिलिटी की मतलब एक और वजह हमारे पास रेजोनेंस भी हो सकती है कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड के कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। एक वो जिसमें आपको ड्रा कर लेना है, एक वो जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये वाला जो लोन पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखेगा। तो मतलब या फिर ये जो तो इस तरह से आप रेजोनेंस की बेस पे भी इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो 5वां फैक्टर है वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देखें तो जैसे मैंने आगे पीछे जो एग्जांपल दी फेरोसिन की, तो वहाँ पे जब मैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड को ड्रा करती थी तो दरमियान में मैं इलेक्ट्रॉन्स लिखने के बजाय ऐसे सर्कल ड्रा कर रही थी। तो उसकी क्या वजह थी, उसकी वजह थी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ अंदर डीलोकलाइज होते हैं, कि मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे है, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा, फिर ये यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ना पाई बॉन्ड एक तरह से डीलोकलाइज होता, पाई इलेक्ट्रॉन सारे डीलोकलाइज होते विद इन दिस साइक्लोपेंटाडाइन रिंग। और जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि जब ठीक है ये इलेक्ट्रॉन रिच है पर बाहर से जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे देखेगा कि उसको पता नहीं लगेगा उसने एग्जैक्टली किस कार्बन पे अटैक करना है, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो तो कंटिन्यूसली डीलोकलाइज है, अंदर मूव करें। सो ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है ये इनर्ट के तौर पे एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए। सोचो कि इस पर यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं जो कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे, सो कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो ठीक है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करे ये पॉसिबल था, पर यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, डीलोकलाइज है, तो इसलिए कोई इलेक्ट्रोफाइल भी इस पर अटैक नहीं करता। सो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है कि इसमें रेजोनेंस है, इसमें कंजुगेशन है, इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये स्टेबल है। सो ये वो फैक्टर्स थे जो फेरोसिन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम देखेंगे फेरोसिन की एमओटी क्या है। सो लास्ट फैक्टर जो फेरोसिन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है वो एमओटी। एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस तरह से फेरोसिन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है, इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप फेरोसिन की एमओटी को ड्रा कैसे करोगे। याद रखो जब भी किसी भी सब्सटेंस की किसी भी कंपाउंड की आप एमओटी ड्रा करते हो ना, तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब लिगेंड्स के और मेटल के। अब चूँकि ये फेरोसिन कम्प्लेक्स किस लिगेंड से मिलकर बना है, साइक्लोपेंटाडाइन रिंग से, और मेटल इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, आयरन। तो मतलब साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के ऑर्बिटल्स और आयरन के ऑर्बिटल जब आपस में दोनों कंबाइन करेंगे
तो फिर एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो फेरोसिन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। आप सोच रहोगे ठीक है समझ में आ गया, साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स चाहिए और मेटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए, पर साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे तो वो ज़रा समझते हैं। हमें पता है साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स फेरोसिन में 2 होते हैं, तो मैं आपको एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताऊंगी, फिर आप दूसरी का खुद से ड्रा कर लोगे, ठीक है। अब साइक्लोपेंटाडाइन रिंग का कैसे स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से पेंटाडाइन है, ऑब्वियसली 5 कार्बन एटम होंगे, 5 कार्बन एटम है, और यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे एक पहला कार्बन का अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल होता है, दूसरे कार्बन का अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल, तीसरा अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल, चौथा अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल, पांचवा अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल। और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो एक साइक्लोपेंटाडाइन में 5 अनहाइब्रिडाइज pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। याद रखिए एमओटी में कभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते, एमओटी बनती मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो अब क्या होगा कि एमओटी बनाने से पहले क्या होगा कि जो साइक्लोपेंटाडाइन के ये जो 5 अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एज ए रिजल्ट बनाएंगे 5 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल हैं क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब अगर ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो इनसे जो नए हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे बताओ कितने होंगे। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, हमें इस बात का पता है। तो यहाँ पे 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एज ए रिजल्ट 5 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनको हम नाम देंगे psi1 का, मतलब इससे क्या बनेंगे 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम नाम देंगे psi1 का, psi2 का, psi3 का, psi4 का और psi5 का। तो हमारे पास ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल थे और इनसे नए ये 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब अगर मैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अरेंज करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी तो देखा गया 3 एनर्जी लेवल्स बनते हैं। एक पहले को नाम देते हैं A1 का, ठीक है, A1 का। अब इसको A क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले एनर्जी लेवल में मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी में अगर अरेंज करती हूँ तो एनर्जी इस तरह ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है, तो हमारे पास 3 एनर्जी लेवल बनते हैं। पहला एनर्जी लेवल है, पहले एनर्जी लेवल में देखा गया सिर्फ एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है psi1, तो चूँकि अब इसमें एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसलिए इसको सिंगली डीजनरेट यानी A1 का नाम दिया जाता है। इसी तरह जो दूसरा एनर्जी लेवल है उसमें देखा गया कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं psi2 और psi3। अब चूँकि इसमें 2 आ रहे हैं तो फिर इसलिए इसको डबली डीजनरेट ई का नाम दिया जाएगा। ये पहला है तो इसको E1 का नाम देंगे। अब जो psi4 3 एनर्जी लेवल टोटल हैं, तो जो तीसरा एनर्जी लेवल है वो मिलके बनता है psi4 और psi5 से। तो अब इसमें ये भी डबली डीजनरेट है तो इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे ई से, क्योंकि 2 ही थे, इसको E1 बोला है तो इसको क्या बोलेंगे E2। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा यहाँ पे अकेला psi1 ही क्यों आया, तो याद रखिए ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो psi1 है psi1 में सिर्फ एक ही psi1 में कोई नोड नहीं होता, psi1 में कोई नोड नहीं होता। देखा गया कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये किस एनर्जी लेवल पर लाई करेंगे ये डिसाइड करते हैं इनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ नोड्स। तो देखा गया कि जो psi1 है psi1 में कोई नोड नहीं होता, तो एज ए रिजल्ट पता लगा कि psi1 सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे होगा। एक पॉइंट आप याद रखें या एक नोट याद रखें कि नोड जितने ज़्यादा होंगे एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब चूँकि psi1 में कोई नोड नहीं है तो इसलिए psi1 सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल A1 पे लाई करेगा। अब देखा गया कि जो psi2 psi3 हैं इनमें नंबर ऑफ़ नोड क्या होते हैं, 1 नोड इन ईच। इन दोनों में 1, psi2 में भी 1 नोड होता है, psi3 में भी 1 नोड होता है। अब चूँकि इन दोनों में नंबर ऑफ़ नोड एज़ कम्पेयर टू psi1 ज़्यादा हैं तो psi2 और psi3 एज़ कम्पेयर टू psi1 थोड़े हाई एनर्जी लेवल पे लाई करेंगे। आपको नज़र आ रहा है E1 एनर्जी लेवल A1 के कंपेयर में हाई है। और फिर देखा गया कि psi2, लेकिन अगर मैं psi2 psi3 की आपस में बात करती हूँ कंपेरेटिवली तो psi2 में भी नंबर ऑफ़ नोड 1 है और psi3 में भी नंबर ऑफ़ नोड 1 है, यानी दोनों में नंबर ऑफ़ नोड इक्वल हैं। तो ये बताता है कि psi2 psi3 डीजनरेट होंगे आपस में, और एज ए रिजल्ट आपने देखा ये डबली डीजनरेट बना रहे हैं एनर्जी लेवल, ठीक है। और psi4 psi5 में देखा कि यहाँ पे हमारे पास 2 नोड्स होते हैं इन ईच। यहाँ पर दोनों में कितने नोड होते हैं, 2 नोड्स इन ईच होते हैं। अब चूँकि इनमें नंबर ऑफ़ नोड्स एज़ कम्पेयर टू इन सब के सबसे ज़्यादा हैं तो psi4 psi5 सबसे हाई एनर्जी लेवल E2 पे लाई कर रहे हैं। और अगर देखा जाए psi4 psi5 में कंपेरेटिवली तो दोनों में नंबर ऑफ़ नोड सेम है, तो दोनों क्या होंगे, डीजनरेट होंगे। दोनों में 2 नोड पाए जा रहे हैं तो दोनों सेम एनर्जी लेवल पे एज ए डीजनरेट के तौर पर करेंगे सेम एनर्जी लेवल पे E2 पे। समझ आ गई। अब देखें आपको पता लगा कि जो हमारे पास अगर हमें MOT की
फेरोसिन की MOT ड्रा करनी है तो उसके लिए जो लिगेंड है साइक्लोपेंटाडाइन, उसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कितने हैं 5, और अगर हम उनको एनर्जी लेवल्स की बेस पे अरेंज करें तो हमारे पास कितने एनर्जी लेवल बनते हैं 3। ये एक साइक्लोपेंटाडाइन की रिंग की बात है। इसी तरह दूसरी साइक्लोपेंटाडाइन की भी होगी। देखें इसके 5 हैं तो दूसरी साइक्लोपेंटाडाइन के भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो कितने होंगे 5। ठीक है, तो फिर अब मैं आपको ना MOT ड्रा करके दिखाती हूँ। MOT इसकी कुछ इस तरह से है। MOT में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब MOT अगर मैं फेरोसिन के ड्रा कर रहा हूँ तो 2 साइड्स होती हैं, ये लेफ़्ट है और ये हमारे पास राइट है। लेफ़्ट पे लिगेंड के ऑर्बिटल्स रखते हैं हमेशा जब भी MOT ड्रा करो तो, और जो राइट साइड है उस पे मेटल के ऑर्बिटल रखते हैं, और दरमियान में जिस कंपाउंड की आप MOT ड्रा कर रहे हो तो उसके ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे दरमियान में हमारे पास यहाँ पे फेरोसिन के ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिगेंड ऑर्बिटल्स, लिगेंड ऑर्बिटल्स, यहाँ पे जितने भी लिगेंड हैं उनके ऑर्बिटल्स आएंगे, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेटल ऑर्बिटल्स, मेटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल दो या मेटल ऑर्बिटल्स बोल दो। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलेंगे किसके ऑर्बिटल्स, फेरोसिन ऑर्बिटल, ये जो सेंटर में सारे हैं फेरोसिन ऑर्बिटल्स। अब ज़रा आप चेक करें तो ये मैंने टोटल साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के अगर हम देखें तो वो कैसे थे कि साइक्लोपेंटाडाइन में एक A1 था तो ये मैंने ड्रा किया A1, और मतलब एक A था, साइक्लोपेंटाडाइन में एक A था और 2 E थे। और यहाँ पे मैं एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग की बात करूँ तो समझ लो ये एक A है, ये एक E है और ये एक E है। ये किसका है, ये E1 है और ये क्या है E2 है। ये एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग का। इसी तरह अगर दूसरे साइक्लोपेंटाडाइन की बात करूँ तो इसके लिए एक A होगा, एक E होगा, इसको हम बोलेंगे E1, और एक होगा E और जिसको हम क्या बोलेंगे E2। तो इस तरह से अगर टोटल काउंट करो तो 10 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 लिगेंड के ऑर्बिटल्स आ गए लिगेंड वाली साइड पे। ठीक है, अब बच्चों पता है क्या, इनको हम नाम दे देते हैं। जैसे A2U का, एक को A1G का, इनको फ़र्क करने के लिए एक को A1 बोल देते हैं, एक को A2 बोल देते हैं, और एक के साथ G एक के साथ U आपने लगाना है। इसी तरह एक के साथ U एक के साथ G आपने लगाना है, U नीचे G ऊपर, ऐसे करीबन ऑलमोस्ट सेम ही एनर्जी लेवल पता है, U नीचे G ऊपर। इसी तरह E2U और E2G। अब सबको आपने लिगेंड के ऑर्बिटल लिख लिए। अब हम बात करेंगे मेटल के ऑर्बिटल की। मेटल कौन था, आयरन। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, जो वैलेंस शेल की अगर मैं बात करती हूँ लास्ट शेल्स की, तो वो होती है 3D 4S 4P आफ्टर आर्गोन, 3D 4S 4P। अब देखें, अब जो मैं सारे नहीं ड्रा करूँगी, जैसे 3D है तो D में कितने होते हैं 5। ठीक है, 5 कौन कौन से होते हैं, D में 5 होते हैं। तो हमारे पास एक सिंगली D जनरेट होता है जिसको आप बोलते हो E1G, और डबली D जनरेट होते हैं 2 जिनको आप बोलते हो E1G, और मतलब A में 1 E में 2, तो टोटल हो गए 3। अब कितने रह गए 2, 5 होते हैं टोटल, तो अब रह गए टोटल हमारे पास 2। अब 2 जो रह गए उनको हम किसका नाम देंगे, E2G का, E2G का। और अगर हम बात करें तो D के कितने ऑर्बिटल है 5, एक A में, 2 E1 में और 2 E2 में। ठीक है, और अगर बात की जाए A1G की तो इसको बोला जाता है ये DZ स्क्वायर है। E1G की बात की जाए तो इसमें आता है DYZ, और सॉरी मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, मेटल ऑर्बिटल्स को, मेटल ऑर्बिटल्स को, और बिटल्स को, मेटल ऑर्बिटल्स को। A1G में हमारे पास आता है DZ स्क्वायर, E1G में हमारे पास आता है, E1G में हमारे पास आता है DYZ और DXZ, और यहाँ पे E2G में हमारे पास आता है DXY और DX स्क्वायर Y स्क्वायर। ये इस तरह से 5, मतलब DZ स्क्वायर 1 में सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे E1G DYZ DX, इसमें ये 2 आते हैं, और E2G में ये 2 आते हैं। अब अगर आप चेक करें ना यहाँ पे, तो मैंने जो Z स्क्वायर है, मतलब जिसमें ना तो कोई X है ना Y है, उसको मैंने यहाँ पे A1G को सबसे नीचे लिखा है। जब फेरोसिन मैंने ड्रा किया तो मैंने A1G को सबसे नीचे लिखा है, यानी DZ स्क्वायर को सबसे नीचे लिखा है। ऐसा किस लिए है मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह से अगर आप बात करें 4S की, तो 4S को नाम दिया जाता है A1G का, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। 4P की अगर बात करें तो 4P को, अब 4P में कितने होते हैं 3, तो इसके 3 लिखवाएं। एक अलग होता है पहले एनर्जी लेवल पे जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है A2U से, और एक जो है अलग एनर्जी लेवल पे होता है जिसको नाम दिया जाता है E1U से। तो ये हमारे पास P ऑर्बिटल की बात है। और ये जो PZ है, मतलब एक A में और 2 E में, टोटल हो गए 3। A2U में EPZ
होता है और जो E1U हैं उनमें PY और PX होते हैं। अब अगर मैं A2U की बात करूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास होता है PZ। E1G की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या है, DYZ और DXZ। इस तरह इसकी बात करूँ तो यह है PY और PX। और E2G की अगर हम बात करें तो E2G क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं E2G क्या है, DXY DX2 DXY DX2 ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी, इसी तरह से ऊपर जाते जाएंगे। अब देखें आप यहाँ पे जो हमारे पास A1G सबसे नीचे क्यों, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ये सवाल है। और इसको मैंने DZ² से रिप्रेजेंट करता है। A2U को भी देखें, उसको मैंने PZ से रिप्रेजेंट किया। तो अगर आप देखें तो D का जो Z वाला है वो सबसे नीचे लाई कर है और P का जो Z वाला है वो सबसे नीचे लाई कर है, सबसे लोएस्ट एनर्जी पे। इसका रीज़न क्या है, देखें जो हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है ना, वो इस तरह से होती है, इस तरह से। तो साइक्लोपेंटाडाइन क्या है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, मतलब सारी कोनों पे कार्बन है लेकिन सेंटर खाली है। तो जो PZ ऑर्बिटल देखा गया ना, तो PZ ऑर्बिटल कैसे होता है, ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये जो PZ ऑर्बिटल है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ से मैं रिंग है, रिंग के दरमियान में जो खाली जगह ना, वहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे खाली जगह में क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, PZ ऑर्बिटल। तो PZ ऑर्बिटल का किसी कार्बन के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ना किसी कार्बन के PZ ऑर्बिटल से। तो जो मतलब जो PZ ऑर्बिटल है ना, PZ ऑर्बिटल बिल्कुल सेंटर में है, PZ ऑर्बिटल बिल्कुल सेंटर में है और इसको किसी भी तरह की यहाँ की रिपल्शन नहीं फेस करना पड़ रही। तो जितने भी ऑर्बिटल Z एक्सिस पे ना, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं और उनको किसी तरह की रिपल्शन नहीं फेस करना पड़ती, लिगेंड रिपल्शन। तो इसी वजह से जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, लोएस्ट एनर्जी पे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें PXY, ये था PZ, लेकिन अगर मैं ड्रा करके दिखाऊँ PX ऑर्बिटल है PY, तो वो कुछ ये इस तरह से PX होगा, इस तरह से PY होगा। तो ये क्या है, ये यूं कॉर्नर्स पे हैं और कॉर्नर पे यहाँ पे देखो तो रिंग है, रिंग के कार्बन एटम्स है। तो ये जो कॉर्नर पे ऑर्बिटल्स हैं यानी XY ऑर्बिटल है, उनको लिगेंड के ऑर्बिटल्स की रिपल्शन फेस करना पड़ती है। मतलब ये X है और ये फर्स्ट कर लो Y है, तो ये क्या है, इस तरह से कॉर्नर्स पे हैं। तो कॉर्नर पे हैं तो इनको ये जो PZ है, ये वाला जो कार्बन का ऑर्बिटल है, ये वाले जो कार्बन के ऑर्बिटल हैं, लिगेंड के ऑर्बिटल हैं, उनकी क्या करना पड़ेगी, रिपल्शन फेस करना पड़ेगी। तो फिर चूँकि उनको रिपल्शन फेस करना पड़ेगी, तो ये रिपल्शन कम करने के लिए हाई एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। तो अब देखेंगे जब मैंने फेरोसिन को ड्रा किया तो सबसे नीचे मैंने Z ऑर्बिटल वाले रखे हैं। Z² वाला, उसको सबसे कम रिपल्शन फेस करना पड़ेगी, वो सबसे लो एनर्जी लेवल पे है। फिर PZ वाला थोड़े हाई एनर्जी लेवल पे है। और फिर देखें जिसमें एक Z है वो एनर्जी लेवल पे है, PYZ DXZ। फिर वो है जिसमें XY कम है, यानी एक PY है एक PX है। और सबसे हाई एनर्जी लेवल पे देखें वो हैं जिनमें XY सबसे ज़्यादा है, यानी XY और X2Y² वाले हाई एनर्जी लेवल पे है। सो समझ में MOT ड्रा करने के लिए क्या किया, सबसे पहले लिगेंड के ऑर्बिटल फाइंड किए, पता लगा टोटल 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के लिए, दूसरी साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के लिए भी 5 हैं और टोटल कितने यहाँ पे 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिगेंड के ड्रा किए। ठीक है, फिर एनर्जी लेवल्स की बात की तो पता लगा टोटल 3 एनर्जी लेवल बनेंगे, A वाला, E1 वाला और E2 वाला। एक के साथ G, एक के साथ U लगा के पूरा ड्रा कर लिया। समझ आ गया आपको। अब अगर हम इस साइड की बात करें जिसमें मेटल था, तो मेटल की 3D 4S 4P थी, 3D में 5 थे टोटल, तो तोड़ के लिख दिया, एक ही A1 में, 2 E में और 2 E2 में। ठीक है, इस तरह 4S में 1 G, 4P में टोटल 3 है, एक A में और 2 E1 में। ठीक है, फिर मैंने जब फेरोसिन के ऑर्बिटल ड्रा के, तो मैंने क्या बताया कि आपने याद रखना है Z वाले जो है ना, उनको सबसे कम रिपल्शन फेस करना पड़ती है, तो वो सबसे नीचे होंगे। और X और Y एक्सिस के अलॉन्ग जो इंक्रीज़ करता जाएगा तो उनकी एनर्जी क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। अब अगर आप देखें तो अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूँगी। ठीक है, अब आप इनको जोड़ लें आराम से। जैसे E2G वाले को E2G से जोड़ेंगे, A1G वाले को A1G से, ये कुछ इस तरह से जुड़ जाएंगे। E1G वाले को E1G से जोड़ो, E1U वालों को E1, जिनके ऊपर स्टार लगा वो सारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। आप चाहें इनमें से कुछ 1-2 याद रख लें और कुछ को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास ये A1G से मिलाएं, A2U से मिलेगा, E1U से मिलेगा, और इसी तरह जो E1G है वो E1G वाले से मिलेगा, ये सारे आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं रैंडमली फ़िलहाल मिला रही हूँ, आप लोग तरतीब से मिला लेना, इसका कुछ नहीं होता, बस थोड़ी सी
डायग्राम बननी चाहिए। ठीक है, तो इनको क्या करना है कि आपने जो सेम वाले हैं उनके साथ आपने इस तरह से मैच कर देने हैं, थोड़ा रैंडमली भी मैच कर सकते हैं, इतना मैटर नहीं करता। ठीक हो गया, तो ये MOT हमारे पास ड्रा होगी। अब हमने करनी है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो देखें जो लिगेंड है साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, उसमें कितने अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड ऑर्बिटल थे 5, और हर एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 5। ठीक है, और 2 साइक्लोपेंटाडाइन, और मैंने बोला था कि जो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी वो 5 इलेक्ट्रॉन फेरोसिन को देती है एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, और जो दूसरी साइक्लोपेंटाडाइन है वो भी 5 इलेक्ट्रॉन देती है। तो टोटल जो लिगेंड साइक्लोपेंटाडाइन रिंग की वजह से मेटल को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो कितने होते हैं 10। मतलब जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना है 10 इलेक्ट्रॉन का, और जो मेटल के इलेक्ट्रॉन है उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा हमारे पास टोटल, तो 8। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके 8 इसके, तो टोटल कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फिर उन 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर लेंगे यहाँ पे फेरोसिन के ऑर्बिटल में। समझ आया कि लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 10, मेटल कितने दे रहा है 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है जो फेरोसिन को मिले 18। तो अब आप उन 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे बाय यूजिंग ऑफ बोर प्रिंसिपल। ऑफ बोर प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो, फिर आप हायर में चलते जाओ। तो लोएस्ट में करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल 18 करने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ तक 18 फिल हो गए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो स्टार वाले ऑर्बिटल में क्या कोई इलेक्ट्रॉन गया है, तो आप बोलोगे नहीं, स्टार वाले यहाँ A1G तक गया, A1G के ऊपर स्टार नहीं है। तो क्या मैं पूछूं कि स्टार वाले ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन गया, तो आप क्या बोलोगे स्टार वाले ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। अब ये जो स्टार वाले ऑर्बिटल हैं सारे रिप्रेजेंट करते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को। अब अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या फेरोसिन में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन गया, आप क्या बोलोगे नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं गया, सारे खाली हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि जो फेरोसिन है वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, तो क्या बोलोगे, क्या आपको यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आप है। तो ये क्या बताता है कि फेरोसिन क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, अब देखें अगर आप देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लो एनर्जी लेवल्स में, लो एनर्जी और ऑर्बिटल्स में फील्ड है बिल्कुल, और यहाँ पे इस तरह से एनर्जी लिखते हैं। ठीक है, जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो एनर्जी लेवल्स पे फील्ड हैं बिल्कुल, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं है बिल्कुल, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो ये चीज़ क्या बताती है कि जो फेरोसिन है वो बहुत स्टेबल है, इनर्ट एक्ट करता है। देखें बॉन्डिंग की तरफ कौन लेकर जाती है, अनस्टेबिलिटी। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में हो तो चांसेस होते हैं कि वो अनस्टेबल होगा, और जो वो कंपाउंड है वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, मज़ीद रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे तो एंटी बॉन्डिंग खाली है, फिर क्या चांस होता है कि कोई अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड अप नहीं पड़ा हुआ, तो अनपेयर्ड है, तो उसका चांसेस होता है कि वो अनस्टेबल होगा और वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। लेकिन आपने फेरोसिन में देखा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं था, तो फिर यही चीज़ क्या बताती है, ये डायमैग्नेटिक है, इसमें एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये चीज़ बताती है कि फेरोसिन क्या है, स्टेबल। तो MOT भी इस तरह से जो है वो फेरोसिन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। समझ आ गया आपको। अब मैं आपको बताऊंगी कन्फर्मेशंस ऑफ फेरोसिन। कन्फर्मेशंस ऑफ फेरोसिन, कन्फर्मेशन कहते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है, ज्योमेट्री को, या बोल रहे स्ट्रक्चर्स को। अब कन्फर्मेशन फेरोसिन की क्या है, तो 2 पॉसिबल कन्फर्मेशंस होती हैं, एक होती है इक्लिप्स्ड और एक होती है स्टैगर्ड। अब ज़रा देखें फेरोसिन में सेंटर में आयरन होता है, जी बिल्कुल सेंटर में आयरन होता है। यहाँ पे 2 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग लगे होते हैं, बिल्कुल लगे होते हैं। ये एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, ये दूसरी साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, ये मुझसे गलती से डाल लिया, ठीक है, और एक दूसरी साइक्लोपेंटाडाइन रिंग। इसी तरह से ये एक साइक्लोपेंटाडाइन रिंग और ये हमारे पास दूसरी साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, दूसरी साइक्लोपेंटाडाइन रिंग। अब अगर आप चेक करें तो ये भी हमारे पास फेरोसिन का स्ट्रक्चर है, ये भी फेरोसिन का स्ट्रक्चर है। अगर आप गौर करें तो आपको कुछ फ़र्क दिखेगा। यहाँ पे क्या है कि दोनों जो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के पीक्स हैं, ये पीक्स हैं, ये पीक और ये पीक, दोनों पीक्स क्या हैं, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। ये पीक और ये पीक दोनों अपर डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो इस तरह की कन्फर्मेशन जिसमें साइक्लोपेंटाडाइन रिंग के दोनों पीक सेम डायरेक्शन में हो, उसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। उसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और वो वाली कन्फर्मेशन जिसमें दोनों पीक्स
अपोजिटली डायरेक्टेड हो, एक ऊपर की तरफ है तो दूसरा किस तरफ है, नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि कब कौन सी कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। देखा गया कि जो फेरोसिन दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, एक होती है गैशियस स्टेट और एक होती है सॉलिड स्टेट। मतलब फेरोसिन आपको गैस फॉर्म में भी मिलेगी, सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगी। अब उसकी कन्फर्मेशन क्या होगी, उसकी स्टेट डिसाइड करेगी। मतलब कि अगर तो फेरोसिन गैशियस स्टेट में, हमें पता है गैशियस स्टेट में क्या होते हैं, मालिक्यूल्स एक दूसरे के पास होते हैं, दूर दूर, ऑब्वियसली दूर दूर होते हैं। तो फेरोसिन में क्या होते हैं कि फेरोसिन के जो कंपाउंड्स हैं या फेरोसिन के जो मालिक्यूल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो इतनी रिपल्शन नहीं फेस करना पड़ती, तो दोनों पीक सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो गैशियस स्टेट में हमें जो कौन सी कन्फर्मेशन मिलती है, जिसमें दोनों पीक सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, यानी कि एक्लिप्स कन्फर्मेशन। और अगर जो दूसरी स्टेट मैंने कौन सी बताई है, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में क्या होगा फेरोसिन की, सॉलिड स्टेट में मालिक्यूल्स बहुत 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 पास होते हैं। जब मालिक्यूल पास होंगे तो अगर ये पीक सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट करे ना, तो ये पीक रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। तो फिर चूंकि मालिक्यूल पास होते हैं ना, तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर क्या होता है कि कोई एक जो रिंग है वो क्या कर जाती है, फ्लिप कर जाती है। मतलब वो पहले इस तरह से थी, पर जब बहुत से मालिक्यूल पास आ गए ना, तो उसकी वजह से रिपल्शन स्टार्ट हुई। तो और ये वाला जो पीक है, इसको क्या करना पड़ा, खुद को फ्लिप करना पड़ा। और इसको जो पीक है, जब ये फ्लिप हुआ ना, यूं करके फ्लिप हुआ, तो ये पीक इस तरफ की बजाय इस तरफ आ गया। अब देखें इस फेरोसिन के स्ट्रक्चर में दोनों पीक हैं अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, तो इस तरह की कन्फर्मेशन को बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और ये दिखती कहाँ है, जब फेरोसिन सॉलिड स्टेट में हो। क्या होगा कि लिगेंड रिंग रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, पीक रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो दोनों पीक सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट नहीं करेंगी, एक पीक जो है फ्लिप करेगी और अपोजिटली डायरेक्टेड बन जाएगी। तो फिर एक फ्लिप अगर अपर साइड पे है तो दूसरी साइड पीक के साइड पे होगी, लोअर साइड पे, मतलब ये अपोजिटली डायरेक्टेड होंगी। इस तरह कन्फर्मेशन को बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये किस में दिखती है, हमें सॉलिड स्टेट में। और ये वाली कन्फर्मेशन हमें कहाँ दिखती है, गैशियस स्टेट में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फेरोसिन है क्या, और फेरोसिन के लिगेंड क्या होता है, फेरोसिन में मेटल किस तरह से एक्ट करता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फेरोसिन को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, और फेरोसिन की कन्फर्मेशंस क्या हैं और कौन सी कन्फर्मेशन क्यों एग्जिस्ट करती है। और आप फेरोसिन की स्टेट्स के बारे में भी पता लग गया कि फेरोसिन की कौन सी दो पॉसिबल स्टेट हैं, एक गैशियस और दूसरी सॉलिड। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ आया हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।